हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 9th बायोलॉजी फाउंडेशन के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस सेशन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेस्ड होंगे न्यूक्लियस पर, साइटोप्लाज्म पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स पर। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां हम सॉल्व करेंगे DPP। चलिए ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और बात करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज लोकेटेड। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑप्शन ए, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। मतलब जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है, और अंदर हम बना देते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर हम बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है? ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। ये सेल की सेल वॉल है, अरे ये ग्रीन वाली सेल की सेल वॉल है, और रेड वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। अंदर क्या है? अंदर साइटोप्लाज्म है। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की अगर हम माने, ऑप्शन ए की अगर हम माने तो ऑप्शन ए बोलता है कि भाई जैसे ये एक प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा क्या? न्यूक्लियस। समझे? ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा ऑप्शन ए बोलता है। अगर ऑप्शन ए की माने, ऑप्शन ए की अगर हम माने तो ऑप्शन ए बोलता है कि जैसे ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के बिल्कुल बीचों बीच, एकदम बीचों बीच आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन बी क्या बोलता है कि इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी। ऑप्शन बी बोलता है, ऑप्शन बी क्या बोलता है? ऑप्शन बी कि इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी। ऑप्शन बी बोलता है कि नहीं यार, ये जो आपने बनाया ये तो बहुत गलत है। ऑप्शन बी बोलता है कि ये जो आपने बनाया है ये तो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने प्लांट सेल में बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस बना दिया है। बीच में नहीं होता, पेरीफेरी में होता है। कहाँ होता है? पेरीफेरी में होता है, कुछ इस तरीके से। समझे? तो ऑप्शन बी बोलता है हमसे कि आपने ये गलत बनाया है। जो आपने पहले डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, ये आपने गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने प्लांट सेल के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस बना दिया है। प्लांट सेल के बिल्कुल बीचों बीच
आपने न्यूक्लियस बना दिया है, जो कि निहायत ही गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेरीफेरी पे होता है। कहाँ होता है? पेरीफेरी पे होता है, यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऑप्शन बी बोलता है, ठीक है। अब जो वो बोलता है वो हम सुन लेते हैं, क्या जाता है सुनने में, है ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी भी है। ऑप्शन सी क्या बोलता है? बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मतलब ये तो कुछ भी हो गया है ना, तो ये तो बहुत ही गलत है। ऑप्शन डी बोलता है कि कांट से, हम कुछ कह नहीं सकते है, कहीं भी हो सकता है। तो भाई ये भी गलत है कि ऐसे कैसे नहीं कह सकते हम कि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है। याद करो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे अगर हम इस प्लांट सेल की बात करें, जैसे अगर हम इस प्लांट सेल की बात करें, तो इस प्लांट सेल में, इस टिपिकल प्लांट सेल में क्या होता है ना, बीच में एक वैक्यूल आ जाता है। क्या आ जाता है? अरे अरे तो पूरा ही मिट गया। क्या आ जाता है? वैक्यूल आ जाता है। क्या? वैक्यूल आ जाता है। प्लांट सेल में एक वैक्यूल आ जाता है, कुछ इस तरीके से। प्लांट सेल में ऐसा एक वैक्यूल आ जाता है। प्लांट सेल में बेटा, प्लांट सेल में एक वैक्यूल आ जाता है। आप बोलोगे कि मैम वैक्यूल्स मतलब क्या? छोटे छोटे से बोरे, सैक, जिसमें कि कुछ कुछ भरा रहता है, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी? अगर इस प्लांट सेल में वैक्यूल आ भी गया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है। क्यों? अरे जरा इस वैक्यूल का साइज तो देख लो। वैक्यूल खुद ही इतना बड़ा है, वैक्यूल खुद ही इतना बड़ा है कि प्लांट सेल में जो है मेजॉरिटी वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है। बताइए, सेल्स में वैक्यूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो वैक्यूल है ना, ये इतना बड़ा है कि ये तो सेल की मेजॉरिटी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है सेल के। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। और इसी सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है ना बेचारा, वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि एक छोटी सी चेयर है, चेयर क्या, एक छोटी सी बेंच है ना, बेंच पे भी केवल एक इंसान ही बैठ सकता है। तो आप बैठे हो बीचों बीच, अब क्या हुआ, एक मोटा सा तगड़ा सा इंसान आ गया और उसने बोला कि हमें भी इसी बेंच पे बैठना है, तो उसको बिठाने के लिए आपको साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा ना। तो बेचारे न्यूक्लियस की भी यही कहानी है कि बीच में इतना मोटा सा सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है कि उसके कारण न्यूक्लियस को साइड में पेरीफेरी पर शिफ्ट होना पड़ता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑन दी पेरीफेरी। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जनरली कहां पाया जाता है? ऑन दी पेरीफेरी। एनिमल सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, Which of the following is correct about nuclear envelope? न्यूक्लियर एनवलप के बारे में क्या सही है वो हमें देखना है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। एग्जैक्टली, न्यूक्लियर एनवलप बना होता है 2 मेम्ब्रेन्स का, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। कितने बार तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना। तो जो न्यूक्लियर एनवलप है वो बना होता है 2 मेम्ब्रेन्स का। न्यूक्लियर एनवलप बना होता है 2 मेम्ब्रेन्स का, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना, ये तो सही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ही ऑप्शन में हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया है, और क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है अबाउट न्यूक्लियर एनवलप, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अरे नहीं, समझदार बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। समझदार बच्चे क्या करते हैं? सारे ऑप्शंस एक बार रीड कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलूंगी, अभी भी आगे भी, जब आप नीट देने जाओगे, कि सारे ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेना चाहिए, जरूरी होता है। समझे? ये नहीं कि पहले ही ऑप्शन में आपको सही जवाब दिख गया, आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल सही है तो हम इसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे ना। एक बार सारे ऑप्शंस रीड कर लो, रीड करने में कुछ नहीं जाता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियर एनवलप बना होता है 2 मेम्ब्रेन से, करेक्ट है ये। लेकिन हम क्या करेंगे? आगे के भी ऑप्शंस रीड करेंगे। इट इज कंटिन्यूअस, ना 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 ना,
न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यूअस नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यूअस नहीं होता है, इनफैक्ट वो तो बीच बीच में इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड मतलब कि बताती हूं मैं अभी, रुक जाओ। कुछ इस तरीके से बीच बीच में क्या होता है ना कि एनवलप की दोनों मेम्ब्रेन्स आप, अरे 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 ये क्या हुआ, अरे 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 एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, अच्छे से। हाँ, तो क्या होता है ना, बीच बीच में जो एनवलप की दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, बीच बीच में एनवलप की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनको आपस में इतना प्यार आ जाता है कि वो आपस में ही क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से। न्यूक्लियर एनवलप के बारे में यदि आप सोचते हो कि ये कंटिन्यूअस है तो आप गलत सोचते हो। न्यूक्लियर एनवलप के बारे में अगर आप ये सोचते हो कि ये एनवलप कंटिन्यूअस होता है तो आप गलत सोचते हो। एनवलप कंटिन्यूअस नहीं होता है, एनवलप इंटरप्टेड होता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं बीच बीच में कुछ कुछ जगह ऐसी आती है जहां पर न्यूक्लियर एनवलप की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनको आपस में इतना प्यार आ जाता है एक दूसरे के ऊपर कि वो एक दूसरे से ही जाकर के फ्यूज हो जाती हैं और बन जाते हैं क्या, कुछ होल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन से, न्यूक्लियर एनवलप में जो मेम्ब्रेन्स हैं दो, उनके फ्यूजन से क्या बन जाते हैं, कुछ पोर्स बन जाते हैं यहाँ, ठीक है। और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। तो ये तो गलत बात हो गई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरप्टेड है, मतलब ये तो गलत है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं, इट हैज माइन्यूट न्यूक्लियर पोर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे, मतलब ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोलता है कि ए और सी दोनों ही करेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा था और इसीलिए क्वेश्चन डाला भी गया है कि आप केवल पहले ही ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि अरे यही तो है सही जवाब, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे बाकी भी तो पढ़ लो यार, 3 ही ऑप्शंस तो बचे, उनको भी एक बार रीड कर लो, क्या जाता है, कितना ही टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों के ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इसका मतलब क्या, वी विल गो विद ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोलता है कि ए और सी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is incorrect about the chromatin material? आपको बताना है कि इनमें से क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में क्या इनकरेक्ट है, गलत क्या है, गलत, ठीक है, देखते हैं। It can be observed in a dividing cell. Oh my God, क्रोमैटिन मटेरियल डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलता है क्या? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेल की होती है सेल साइकिल, और सेल साइकिल में होते हैं 2 फेजेस। एक सेल की होती है सेल साइकिल और सेल साइकिल के होते हैं 2 फेजेस। एक फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है ना, एक फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, डिवाइड करके बना लेता है 2 नए सेल्स। सेल डिवाइड कर जाता है और बन जाते हैं 2 नए सेल्स। तो ये होता है एक फेज। दूसरे फेज में क्या होता है, दूसरे फेज में सेल जो है ना अपने आप को डिवीजन के लिए ही प्रिपेयर करता है, रेडी करता है। तो एक सेल की होती है सेल साइकिल, उसमें होते हैं 2 फेजेस। एक फेज में सेल डिवाइड करता है और उसके पहले वाले फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, प्रिपरेशंस होती हैं डिवीजन की। तो जिस समय सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल बस डिवीजन की तैयारी कर रहा है, उस समय हमें सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है। भाई वो तो सेल का नॉन डिवाइडिंग फेज हुआ ना, कि उस समय सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, बस डिवीजन की तैयारियों में लगा हुआ है। तो उस समय तो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। और उस फेज में हमें सेल के न्यूक्लियस में क्या मिलता है, क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है। क्रोमैटिन मटेरियल बोले तो एक रील लो धागे की और उसमें से थोड़ा सा धागा निकाल लो, एक धागे की रील लो, उसमें से थोड़ा सा धागा निकाल लो और धागे को ऐसे ऐसे करके बस पटक दो। तो वो जो एक डिफ्यूज नेटवर्क आपको देखने को मिलता है थ्रेड का, धागे का, एग्जैक्टली वैसा ही डिफ्यूज नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो वो जो डिफ्यूज नेटवर्क बना है, भाई हम जो बाहर डिफ्यूज नेटवर्क देख रहे हैं वो तो धागे का है, थ्रेड का है, लेकिन
सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो हमें डिफ्यूज नेटवर्क देखने को मिलता है वो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि फिलामेंट का जो है ना डिफ्यूज नेटवर्क है, और उसी फिलामेंटस डिफ्यूज नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमें सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल मिलता है। जब सेल डिवाइड करने लगता है, जब सेल डिवीजन वाले फेज में आता है ना, तो उस समय क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो तो जो है कंडेंस हो जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। याद आया कि नहीं आया? इतने अच्छे से समझाया था मैंने कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस समय सेल के न्यूक्लियस में आपको क्रोमैटिन दिखाई देगा, क्रोमैटिन मटेरियल आपको दिखाई देगा, लेकिन जिस समय सेल डिवाइड कर रहा होगा उस समय वो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर के ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो जिस समय सेल डिवाइड कर रहा होता है ना उस समय हमें सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिलते हैं, ना कि क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये तो गलत हो गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो कायदे से तो हमें इसी को टिक करना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं तो हम बाकी के 3 ऑप्शंस भी रीड करेंगे। चलो करते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइन फाइबर्स लाइक क्रिस क्रॉस एंड गिव अपीयरेंस ऑफ अ डिफ्यूज नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूज नेटवर्क का जो है ना अपीयरेंस देखने को मिलता है किसमें, क्रोमैटिन मटेरियल में या क्रोमैटिन में। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जैक्टली, क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस होता है, जब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। लास्ट, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का जो का जो न्यूक्लियस है, अरे हमारा ह्यूमन सेल है माइक्रोस्कोपिक है, सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, वो भी कितना लंबा, 2.2 मीटर लंबा। जरा सोचो, हमारा सेल माइक्रोस्कोपिक, उस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर न्यूक्लियस उतना ही छोटा, न्यूक्लियस के अंदर भी 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। तो डीएनए को जो है ना बहुत ही सिकुड़ के रहना पड़ता है, कॉइल होके रहना पड़ता है। तो जैसे ये डीएनए है ना, जैसे कि ये डीएनए है, अरे अरे अरे, जैसे ये डीएनए है, तो ये डीएनए पता है क्या होता है, अरे ये कैसा डीएनए बनाया मैंने, जैसे ये डीएनए है तो ये डीएनए पता है क्या करता है, यहाँ पर ना हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर जो डीएनए है वो रैप हो जाता है, इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए क्या होता है, ऐसे ऐसे करके रैप हो जाता है। समझे, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए ऐसे ऐसे करके रैप हो जाता है, रैप हो जाता है कुछ इस तरीके से। समझे, तो ये मोतियों की माला बन जाती है। मोती कौन है यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन्स, धागा कौन है, डीएनए, और यहाँ पर कुछ कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बी सी डी तो सही है, गलत कौन सा है, ए, और हमें गलत ही चूज करना, तो हम जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ। तो सही जवाब इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन ए। इन पे जो मैंने टिक मारा हुआ है ना, इनको हटा लो, कंफ्यूज मत हो जाना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अरे यार, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है। भाई यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मुझे ये डीएनए दिखाई दे रहा है, लाल लाल है ना, यहाँ पर मुझे डीएनए दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड, और यहाँ पे मुझे ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, क्या, हिस्टोन। ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, हिस्टोन, देखो लिखा भी हुआ है। ये ग्रीन क्या है, हिस्टोन है, दिस इज हिस्टोन, और रेड क्या है, डीएनए। तो डीएनए जो है रैप्ड है हिस्टोन के ऊपर, डीएनए जो है रैप्ड है हिस्टोन के ऊपर। तो क्या इसको क्रोमैटिन बोलेंगे क्या, ना, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि हिस्टोन के ऊपर रैप्ड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। डीएनए का, डीएनए तो बहुत लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि हिस्टोन के ऊपर रैप्ड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जीन्स। क्या गलत है जीन्स के बारे में, देखते हैं।
स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑन द डीएनए, बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, तो डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, तो इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। बात तो सही है। दीज आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, ये भी सही बात है कि जीन्स ही जो है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलूं कि अरे मेरे बाल कर्ली हैं, तो मेरे बाल कर्ली क्यों हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के बाल कर्ली हैं, तो पिताजी के जो कर्ली बाल वाला जीन है वो जीन मेरे अंदर आ गया, तो मेरे बाल भी क्या हो गए, कर्ली हो गए। तो जीन क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं, बच्चे जब बड़े होंगे, जब वो माँ बाप बनेंगे तो उनके जीन्स उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगे, समझे। और जीन्स ही जो है ना अपने ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाते हैं। जीन्स ही तो होते हैं जो अपने ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। बेसिकली जीन्स क्या करते हैं ना, प्रोटीन बनाते हैं, और यही प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाता है। हमारे बॉडी में इतने सारे जीन्स हैं, इतने सारे जीन्स इतने सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, और इतने सारे प्रोटीन्स मिलकर ही हमारी बॉडी बनाते हैं। हमारी पूरी बॉडी ना प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, जीन्स से आते हैं, समझे। जीन्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये क्या है, एक जीन है ना, जैसे मैं इसको बोलूं कि भाई ये क्या है, एक जीन है, दिस इज, अरे क्या हुआ, दिस इज वन जीन, ये क्या है, एक जीन है, ठीक है ना। तो ये जीन पता है क्या करेगा, ये जीन बनाता है आरएनए। ये क्या बनाता है, आरएनए। क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए भी 3 तरीके के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो ये जीन है, ये क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, 3 तरह के आरएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ये जो आरआरएनए है यही क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। ये जो आरआरएनए है यही राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम तो होते ही है क्या, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, समझे। तो ये डीएनए है, डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। यहां पर मैं एक जीन की बात कर रही हूं, ये बनाएगा आरएनए। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ये जो आरआरएनए है यही क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसीलिए यहां पर हमने लिख दिया कि जीन सिंथेसिस, जीन्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्या है, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। जीन्स आरएनए के बने होते हैं, अरे जीन्स तो खुद ही आरएनए बना रहे हैं, वो कहां से आरएनए के बने होंगे। गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब क्या, यही है हमारे सवाल का सही जवाब। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट जीन्स। तो ये 3 तो सही है, ये गलत है कि आरएनए के बने होते हैं। अरे जीन्स तो खुद ही आरएनए बना रहे हैं भैया, वो कहां से जो है ना आरएनए के बने होंगे। मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको एक गलत स्टेटमेंट चूज करना है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बाप रे, मैं आपको हर सेशन में शुरुआत में यही बताती हूं कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए जो न्यूक्लियर एनवलप है वो तो होता ही नहीं है। अब जब एनवलप ही नहीं होगा तो न्यूक्लियस को डेफिनेशन कैसे मिलेगी, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मतलब ये तो क्या हुआ, बहुत गलत हो गया, और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो डेफिनेटली यही क्या होगा हमारे सवाल का सही जवाब। लेकिन हम क्या करेंगे, बाकी स्टेटमेंट्स को भी रीड करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। उनमें न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। यहां क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या लिख दिया, न्यूक्लियोइड, ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिविजन द 2 chromatids of a chromosome are attached at a point called primary constriction of centromere। बिल्कुल सही बात है भाई, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है ना, जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो जैसे कि ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम में क्या है,
जेनेटिक मटेरियल है। अब जैसे कि मैं एक सेल हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बाप है, उसके पास एक घर है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। तो अगर वो एक बच्चे को एक घर देगा तो दूसरा बच्चा गुस्सा हो जाएगा। तो बाप ये सोचता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं बनाता हूं 2 घर, टोटल एक घर दूंगा एक बच्चे को, दूसरा घर दूंगा दूसरे बच्चे को, तो कोई नाराज नहीं होगा। तो वैसे ही ये जो एक सेल है, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, अरे सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है। अब सेल को डिवाइड होना है, सेल को 2 नए सेल बनाने हैं, तो दोनों नए सेल में क्रोमोसोम जाने चाहिए ना, जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए। तो लेकिन क्रोमोसोम तो एक ही है ना। यहाँ पर क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल है ये हरा हरा, ये तो केवल इसकी अभी एक ही कॉपी है। तो भाई एक कॉपी कौन सी सेल में जाएगी, इसमें या इसमें? दोनों में जानी चाहिए। इसलिए क्या होता है ना, यहाँ पर एक और क्रोमोसोम मतलब एक और कॉपी बन जाती है जेनेटिक मटेरियल की, यहाँ पर एक और कॉपी बन जाती है, एक और कॉपी बन जाती है, जिसको कि एक आप बोल सकते हो कि दूसरे क्रोमैटिड में डाल दिया जाता है, दूसरे क्रोमैटिड में डाल, अरे क्या हुआ, दूसरे क्रोमैटिड में, अरे हे, दूसरे क्रोमैटिड में डाल दिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन जाता है, ये आप बोल सकते हो कि एक पार्टनर बन जाता है, समझे, पार्टनर बन जाता है। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या है, दोनों, ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो सेंट्रोमियर से। कैसे, सेंट्रोमियर से। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये क्रोमैटिड यहाँ चला जाता है, ये वहाँ चला जाता है, और एक एक क्रोमोसोम, एक एक जो है ना क्रोमोसोम बन के दोनों सेल्स में चले जाते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन the 2 chromatids of a chromosome are attached at a point called primary constriction of centromere. Next, spindle fibers are attached to the chromosomes through kinetochores. ये भी बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही क्रोमैटिड के यहाँ पर ना एक एक डिस्क लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के ही ऊपर क्या होता है ना, ऐसे आकर के चिपकते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स ही इन दोनों को खींच लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गलत हमसे पूछा गया था, गलत तो यही है, ऑप्शन ए। इसका मतलब क्या, हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा, यही होगा ऑप्शन ए। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आनी चाहिए। चलो, तो इसी अच्छी बात से हम बढ़ जाते हैं आगे और आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। देखो, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एक पिक्चर आपको दी गई है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक पिक्चर आपको दी गई है, आपको बताना है कि किस टाइप का क्रोमोसोम है। ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, या लास्ट ऑप्शन डी टीलोसेंट्रिक। तो याद करो मैंने आपको क्या समझाया है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मेटासेंट्रिक में जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम की ये दोनों आर्म्स हैं, इसे हम बोलते हैं पी आर्म और इसे हम बोलते हैं क्यू आर्म। अरे ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की ये दोनों आर्म्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है ना। बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। तो ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की ये दोनों आर्म्स हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। दोनों ही आर्म्स के बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। तो जब ये सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच होता है, जब ये सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच होता है, एकदम मिडिल पॉइंट पे होता है, सेंट्रल पॉइंट पे होता है, तो ये आर्म्स की लेंथ क्या होती है, बराबर हो जाती है। जब ये सेंट्रोमियर, अरे जब ये सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में एकदम मिडिल पॉइंट पे होता है, सेंट्रल पॉइंट पर होता है, तो ये दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर हो जाती है। जब एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम मिडिल पॉइंट पर होता है, सेंट्रल पॉइंट पे होता है, तो दोनों ही आर्म्स की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। और ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो
कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, सेंटर से दूर चला गया। भाई यहां पर तो सेंटर में था, सेंट्रोमियर यहां पर सेंटर पे था, इसलिए दोनों आर्म्स की लंबाई कैसी थी, बराबर थी। दोनों ही आर्म्स की लेंथ कैसी थी, दोनों ही आर्म्स की लेंथ बराबर थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, सेंटर से थोड़ा सा दूर चला गया। तो जो ये वाली आर्म है ये छोटी हो गई, ये लंबी हो गई, है ना, ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ये थोड़ी सी लंबी हो गई, इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। फिर इसके बाद में अगर सेंट्रोमियर कुछ ज्यादा ही दूर चला जाए तो, अगर सेंट्रोमियर सेंटर से कुछ ज्यादा ही दूर चला जाए तो, एंड के पास पहुंच जाए तो क्या होगा, ये वाली आर्म कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी, ये वाली आर्म कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, टिप पर ऑलमोस्ट पहुंच गया, तो ये जो आर्म है ये और छोटी हो जाएगी, ये और लंबी हो जाएगी। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक्रोसेंट्रिक ही तो है, ये एक्रोसेंट्रिक ही तो है। देखो ना, यहां पर जो सेंट्रोमियर है, यहां पर जो सेंट्रोमियर है, यहां पर जो सेंट्रोमियर है ना, वो मिडिल पॉइंट से बहुत दूर जा चुका है। यहां पर जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर मिडिल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से काफी दूर जा चुका है, एंड के पास है। तो ये क्या होगा, ये एक्रोसेंट्रिक ही होगा, ये एक्रोसेंट्रिक ही होगा। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में ना, टीलोसेंट्रिक में टिप पर पहुंच ही जाता है, टीलोसेंट्रिक में टिप पर पहुंच ही जाता है, टिप पर पहुंच ही जाता है। यहां पर तो एंड पर टिप के पास पहुंच रहा है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रल पॉइंट से काफी दूर जा चुका है, ऑलमोस्ट टिप के पास जो है पहुंचने वाला है। यहां पर क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में पहुंच ही जाता है टिप पर, तो आर्म्स जो है वो एक ही साइड आ जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, टीलोसेंट्रिक। तो ये तो क्या है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये आ गया क्या, टीलोसेंट्रिक। तो ये तो क्या है, टीलोसेंट्रिक ही है ना। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या, टिप पर ही पहुंच गया, एंड पर ही पहुंच गया सेंट्रोमियर। तो जो आर्म्स हैं वो एक ही साइड में आ जाती हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक। नेक्स्ट पढ़े, साइटोसोलिस। साइटोसोल क्या होता है, ऑप्शन ए न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ना वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो योर आंसर शुड बी बोथ बी एंड सी। इसलिए मैं कहती हूँ कि सारे ऑप्शंस रीड कर लिया करो। अब आपने सोचा कि अच्छा साइटोसोल तो जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स तो होता नहीं है, साइटोसोल तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता नहीं है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स तो होता है, तो पक्के में यही होगा। चलो टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अरे नीचे भी तो देखो, नीचे एक और स्टेटमेंट दिया गया है साइटोसोल के बारे में कि ये साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट होता है, तो ये भी तो सही है, तो इसको भी तो टिक करेंगे ना। इसका मतलब क्या कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 9th हो गया ना, हाँ 10th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इनमें से साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या नहीं है, इट इज द सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल। देखो सेल में ना बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, चीजें टूटेंगी बनेंगी टूटेंगी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये सब कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियस में भी होता है, मतलब न्यूक्लियस में भी होता है। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में साइटोप्लाज्म कहां से आ गए, याद करो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स तो न्यूक्लियस में बनते हैं, राइबोसोम्स तो न्यूक्लियस में बनते हैं। मैंने आपको समझाया था कि भाई एक आदमी है, वो जो है पढ़ाई लिखाई उसने अपने देश में करी, और नौकरी करने के लिए अब वो अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में चला जाता है, किसी और कंट्री में चला जाता है। तो राइबोसोम्स भी ऐसे ही हैं कि बनते तो वो न्यूक्लियस के अंदर है, राइबोसोम्स बनते तो वो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन फिर वो चले जाते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में, बाहर निकल जाते हैं। राइबोसोम्स बोलते हैं कि भैया जहां हम बने न्यूक्लियस में वहां हमको नहीं रहना, हम तो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएंगे,
कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में आकर के कहाँ जाएंगे? कुछ राइबोसोम्स जो हैं बस ऐवे ही तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ राइबोसोम्स बस यूं ही तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ जो है न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं और कुछ आरईआर पे चिपक जाते हैं। समझे? तो ये तो गलत हो गया। It distributes the nutrients, metabolites and enzymes in the cell, बिल्कुल सही बात है। It also exchanges materials with the extracellular fluid or with the external environment, बिल्कुल सही बात है। ये भी मैंने आपको बताई थी बात कि भाई देखो जैसे ये सेल है, सेल के बाहर क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अंदर आना है तो वो कहाँ आएगी? एनवायरमेंट से साइटोप्लाज्म में ही आएगी। साइटोप्लाज्म में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगी? एनवायरमेंट में जाएगी। तो एनवायरमेंट और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो भाई राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। राइबोसोम्स तो जो है न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं होता है राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में। इसका मतलब क्या कि यही गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसी को हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यूज टू फॉर्म, न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होती है क्या बनाने के लिए? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो आउटर मेम्ब्रेन ही क्या करती है? ऐसी कंटिन्यू हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन ही ऐसी कंटिन्यू हो जाती है और फोल्ड्स जो है ना बना लेती है, और यही फोल्ड्स क्या करते हैं? वेसाइकल्स बना लेते हैं, ट्यूब्स बना लेते हैं, और इसी वेसाइकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स और ट्यूब्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स और ट्यूब्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ही कंटिन्यू हो गई, आगे फोल्ड्स बना लिए, इन्हीं फोल्ड से वेसाइकल्स बन गए हैं, ट्यूब्स बन गई हैं, और इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स एंड ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो पूरा नेटवर्क बना है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और वेसाइकल्स का, इसी को हम बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो। द डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं? एक आरईआर, एक एसईआर। इसका मतलब क्या? ऑप्शन बी 2। दो ही तो रीजन्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक आरईआर, एक एसईआर, खत्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ बिकॉज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हार्ड होता है सरफेस में, उसके सरफेस पर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस, वेसाइकल्स प्रेजेंट ऑन इट सरफेस। तो भैया राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस पर, इसीलिए जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वही रफ हो जाता है, और इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ना। सो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ in surface. Next, the cytoplasmic region of which ER lacks ribosomes. कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक रीजन में राइबोसोम्स नहीं होते हैं? सवाल का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साइटोप्लाज्मिक रीजन में राइबोसोम्स नहीं होते हैं? एसईआर, आरईआर, बोथ या नन? अरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ होता है। सरफेस स्मूथ क्यों है? क्योंकि सरफेस पर राइबोसोम्स ही नहीं है। समझे? चलो। RER is involved in the synthesis of dash and SER is involved in the synthesis of. RER involve होता है in the synthesis of proteins. क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है ना, प्रोटीन्स। अरे राइबोसोम्स चिपके ना, राइबोसोम्स चिपके हैं। RER जो है उसके सरफेस पर, साइटोप्लाज्मिक रीजन के सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके हैं। राइबोसोम्स तो होते ही प्रोटीन फैक्ट्रीज, बनाते हैं धड़ाधड़ प्रोटीन्स।
तो इसीलिए RER इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन SER पे तो राइबोसोम्स है नहीं, SER पे तो राइबोसोम्स है नहीं, तो वो तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा। वो क्या करता है, वो बनाता है लिपिड्स। वो क्या बनाता है, लिपिड्स। तो राइबोसोम्स RER के सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और SER के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं है, वो क्या करता है, लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स मतलब कि स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ऑयल्स, ये सब, वैक्सेस वगैरह, है ना, ये सब। तो ऑप्शन ए स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी स्टार्च एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स, ना ऑप्शन डी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बिल्कुल सही है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट, complete the following statement. Some of the proteins and lipids which are synthesized in the cell with the help of ER are utilized in the building of the cell membrane. This process is called, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RER ने क्या करा है, प्रोटीन बनाया है। RER ने क्या करा है, प्रोटीन्स बनाए हैं ढेर सारे। SER ने क्या करा है, बहुत सारे लिपिड्स बनाए हैं। तो कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स लग जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आखिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है ना। लिपिड्स बायलेयर, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो RER ने जो इतने सारे प्रोटीन्स बनाए हैं और SER ने जो इतने सारे लिपिड्स बनाए हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स यूज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बताया था ना प्रीवियस सेशन में, जेनेसिस। ठीक, आगे बढ़े। द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द, अच्छा, द वर्ड एंडोप्लाज्मिक मीन्स विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, एंड द वर्ड रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, बता चुकी हूं मैं आपको प्रीवियस सेशन में। ऑप्शन ए नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, Which cells are rich in SER? कौन से ऐसे सेल्स होंगे जो कि SER में रिच होंगे, ओवरीज, टेस्टिस, ब्लड्स, या ऑप्शन डी बोथ A एंड B, यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस। याद करो मैंने क्या बताया था, SER क्या कर रहे हैं, लिपिड्स बना रहे हैं। SER क्या करते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स का एक एग्जाम्पल क्या है, स्टेरॉइड्स। और जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल सेक्स हार्मोन हो चाहे वो फीमेल सेक्स हार्मोन हो, जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे बनते हैं किसके, स्टेरॉइड्स के। जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन, चाहे प्रोजेस्टेरोन, चाहे ईस्ट्रोजन, चाहे जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हो, ऑर्गन्स नहीं हार्मोन्स, चाहे जितने भी सेक्स हार्मोन्स हो, मेल्स के या फीमेल्स के, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे बनते हैं किसके, स्टेरॉइड्स के। स्टेरॉइड्स क्या है, एक टाइप का लिपिड है। लिपिड कहां से आ रहा है, SER से आ रहा है। तो यार टेस्टिस से निकलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से निकलता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज से निकलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। तो भाई निकलने के लिए बनने भी तो चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेल्स में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकले तो बनना तो चाहिए। बनने के लिए क्या चाहिए है, स्टेरॉइड्स चाहिए है। स्टेरॉइड्स के लिए क्या चाहिए, लिपिड। लिपिड कहां से आएगा, SER से। इसीलिए टेस्टिस में जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो SER है वो ज्यादा होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। सिमिलरली ओवरीज से अगर आप चाहते हो कि प्रोजेस्टेरोन निकले, ईस्ट्रोजन निकले, तो निकलेगा तो तभी ना जब वहां पे बनेगा। बनने के लिए क्या चाहिए है, स्टेरॉइड्स चाहिए। स्टेरॉइड्स मतलब कि लिपिड्स कहां से आएंगे, SER से आएंगे। तो इसलिए ओवरीज में, सेल्स में SER ज्यादा होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। समझे? तो सही जवाब क्या होगा, बोथ A एंड B। जहां पर लिपिड्स, जिन सेल्स में लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस हो रहा है, तो भाई वहां पर तो SER ज्यादा होने चाहिए ना, तब तो क्या बनेंगे, सेक्स हार्मोन्स बनेंगे, वरना तो कैसे बन पाएंगे, बताओ। नेक्स्ट, व्हाट इज और आर फंक्शंस ऑफ SER? SER के फंक्शंस क्या होते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनल्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये सारे फंक्शंस होते हैं SER के, है ना। SER क्या करता है, लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, अदर ऑर्गेनल्स को बनाता है, और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जो हम दवाइयां खा लेते हैं ना, अब दवाइयों को काम हो गया, भाई दवाई को जो करना था हमारे शरीर में वो उसने कर लिया, अब जिंदगी भर तो जो दवाई है वो हमारे बॉडी में नहीं रहेगी। ये दवाई के केमिकल्स कहाँ जाते हैं, लिवर में। लिवर की जो सेल्स हैं उनमें होते हैं क्या, SER। ये SER क्या करते हैं, उन टॉक्सिक केमिकल्स को
आप बोल सकते हो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में या ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो टॉक्सिक नहीं रह जाते हैं और फिर उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो दारू लोग पीते हैं उस दारू को भी, भाई दारू हमें तो पता है, मतलब हमें पता है कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं, मतलब मैं नहीं, जो पीते हैं वो, है ना। और हमारे बॉडी को भी पता है कि दारू अच्छी नहीं है। दारू में क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाते हैं कहाँ, लिवर में, लिवर के सेल्स में। लिवर के सेल्स में क्या होते हैं, एसईआर होते हैं। वो एसईआर ही क्या करते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारी बॉडी को नुकसान ना कर पाए और फिर उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो भैया हमारे जो लिवर के सेल्स हैं उनमें भी एसईआर क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, समझे। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं किसके, एसईआर के। लास्ट क्वेश्चन, कोई छूटा तो नहीं, एक मिनट रुक दो। हाँ, ये ना ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं छूटा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, सही बात है। 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है। 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये भी बिल्कुल सही बात है भैया, सारे ही सही है। मतलब ऑप्शन डी, राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70s एंड 80s। 70s प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, राइबोसोम्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स होते हैं दो तरह के, 70s और 80s। 70s पाए जाते हैं, 70s पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, 80s पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स होते हैं ना, उनमें 70s टाइप के राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। तो कहने को तो यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप के, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनमें 70s राइबोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और बस आज के इस सेशन को हम यही फिनिश करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और नई चीज़ों के ऊपर। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करना है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, इस ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहां पर आपको चूज करना है क्या, नीट का ऑप्शन। जैसे ही नीट के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको नीट की तैयारी कैसे क्या करनी है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपको देखना है क्या, नीट फाउंडेशन बायोलॉजी, यहां पर आपको मेरा मुंह नजर आएगा, देखो ऐसे, इस पे आपको जाना है। जैसे ही जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा जहां पर लिखा रहेगा नीट बायोलॉजी फाउंडेशन फुल वीडियो कोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर वॉच ऑल वीडियोस का ऑप्शन आएगा। पहला हम चैप्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानेंगे, तो पहला लेक्चर तो वही होगा। फिर इसके बाद में जो है ना, ओवरव्यू को देखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा क्या, ये पहला वाला लेक्चर, ठीक है ना, मतलब दूसरा लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एक्सेस कर सकते हो हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स को। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.